जगन अपनी मालती और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसमें कोने कोने से ठंड से चीरती हुई हवा आती रहती थी और छत से कभी भी बर्फ गिरने लगती थी। एक दिन ठंड में ठिठुरती हुई मालती चूल्हा जलाने की कोशिश ही कर रही होती है कि इतने में ऊपर से ढेर सारा बर्फ आकर उस पे गिर जाते हैं। हे भगवान, ठंड तो पहले भी पड़ा करती थी, पर इस बार की ठंड तो लगता है हमारी जान लेकर रहेगी। अरे मालती, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। अरे ये लकड़ियाँ जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ये जले तो कुछ पकाऊंगी ना। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जगिया और मालती खाना बनाने लगते हैं और बिस्तर पर बैठे मिंकी और राहुल एक फटे हुए कंबल में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिंकी, मेरे हाथ तो बर्फ जैसे रखे हैं, आखिर ये ठंड कब जाएगी? पता नहीं राहुल, मैं भी बस जल्दी से इस ठंड के जाने का इंतजार कर रही हूँ। राहुल और मिंकी की ठंड से हालत बुरी हो रही होती है और ऊपर से उस रात इतनी बर्फ पड़ती है कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी पूरी बर्फ से ढक जाती है। सुबह उठकर जगिया बाहर जाकर देखता है तो पूरी झोपड़ी बर्फ से ढकी हुई होती है। जगिया वापस अंदर आता है और मालती से बोलता है, पूरा घर बर्फ से ढक गया है, इसलिए अंदर से घर बर्फ जैसा ठंडा हो रखा है। ऐसे में इस घर में कैसे रह पाएंगे? मिंकी की तबीयत भी इतनी खराब हो गई है, आज हमें कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फिलहाल जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, उसे जलाकर थोड़ी गर्माहट होगी। उसके बाद जगिया जंगल में लकड़ियाँ काटने चल देता है। जगिया पूरी मेहनत से लकड़ियाँ काट रहा होता है और उसी की तरह बाकी लोग भी अपने लिए लकड़ियाँ काट रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक बुढ़िया आती है और एक आदमी के पास जाकर मदद मांगती है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, थोड़ी लकड़ियाँ मुझे भी दे दो। अरे ओ बुढ़िया, चल निकल यहाँ से, यह ठंड में अपने लिए लकड़ी काटी नहीं जा रही और ऊपर से तुझे दे दूं। बेचारी बुढ़िया वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे आदमी से जाकर बोलती है, अरे बेटा, इस बुढ़िया की मदद करो, थोड़ी लकड़ी मुझे भी दे दो। अरे अम्मा, कहाँ से दे दूं लकड़ी, यहाँ अपने लिए पूरी नहीं पड़ रही। उस बुढ़िया की कोई भी मदद नहीं करता। बेचारी बुढ़िया उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जगिया उस बुढ़िया को आवाज देकर रोकता है। अरे अम्मा, रुको। हाँ बेटा, तुमने मुझे बुलाया? अरे अम्मा, आपको लकड़ियाँ ही चाहिए ना, आप मुझसे मांग लेती। मैंने सोचा कि जैसे सबने लकड़ियाँ देने से मना कर दिया, वैसे ही तुम भी कर दोगे। अरे नहीं अम्मा, अपने लिए दूसरी लकड़ियाँ काट लूंगा। अरे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। बस बेटा, इन लकड़ियों को ले जाकर मेरी झोपड़ी तक रखवा दो, अब मैं इनको उठा नहीं पाऊंगी। ठीक है अम्मा, पर आपकी झोपड़ी है किधर? अरे बस यहीं पास। बस फिर जगिया लकड़ियों की गठरी उठाकर उस बड़ी अम्मा के साथ उसके घर चल देता है। वो उन लकड़ियों को झोपड़ी के अंदर चूल्हे के पास रख देता है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ, शाम होने वाली है और अभी मुझे लकड़ियाँ काट कर भी घर ले जाना है। मेरी बेटी की ठंड की वजह से काफी तबीयत खराब हो गई है और ऊपर से हमारी झोपड़ी पूरी टूटी फूटी पड़ी है। घर जाकर लकड़ियाँ जलाऊंगा तो शायद उन्हें आराम मिले। ठीक है बेटा, तुमने आज इस बुढ़िया की बहुत मदद की और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। जगिया उस बुढ़िया की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर जिस बुढ़िया के पास खुद कुछ नहीं है वो उसे क्या देगी। जगिया वहीं खड़ा होकर बुढ़िया को देख रहा होता है। बुढ़िया एक छोटा सा ऊन का गुल्ला लेकर आती है और जगिया को देते हुए बोलती है, ये लो, ले लो बेटा,
ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये इतना सा ऊन का गुल्ला मेरे किस काम आएगा भला? क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं अम्मा, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। चलो अम्मा, मैं अब अपने घर चलता हूँ और इस ऊन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काट कर घर आ जाता है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे एक बुढ़ी अम्मा मिल गई थी, बस उनकी मदद करने में वक्त लग गया। बेचारी अकेली रहती थी और ठंड से ठिठुर रही थी। ये तो आपने ठीक किया। चलो मैं अब जल्दी से लकड़ियाँ जला देती हूँ, इनसे थोड़ी गर्माहट तो होगी। जगिया तभी अपनी जेब से ऊन का गुल्ला निकालकर साइड में रखने लगता है। अरे ये क्या है? ये ऊन का गुल्ला आप कहाँ से ले आए? अरे ये उस बुढ़ी अम्मा ने मुझे दिया है, बोली ये तुम्हारा बहुत काम आएगा। बताओ भला, ये छोटा सा ऊन का गुल्ला किस काम आएगा हमारे? मालती उस ऊन के गुल्ले को हाथ में पकड़ती है तो उसे बड़ी गर्माहट महसूस होती है। ये ऊन तो बड़ी गर्म है, क्यों ना मैं इससे मिंकी के लिए एक टोपा बना दूं? इससे इसके कानों को ठंड नहीं लगेगी। हाँ देख लो, एक टोपा तो बन ही जाएगा इसमें। मालती बस फिर अपनी सिलाइयों को ढूंढ कर निकालती है और उस ऊन से मिंकी के लिए टोपा बनाने लगती है। कुछ ही देर में टोपा तैयार हो जाता है, पर उनका गुल्ला उतना का उतना ही रहता है। मालती बड़ी हैरान होती है। अरे मैंने तो पूरा टोपा तैयार कर दिया, फिर भी ऊन उतनी की उतनी कैसे है? खैर पहले मैं ये टोपा मिंकी को पहना दूं। मालती जल्दी से टोपा मिंकी को पहनाती है, जिसे पहनते ही मिंकी के शरीर में इतनी गर्मी आ जाती है कि वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। माँ ये टोपा तो एकदम जादुई है, देखो ना, इसे पहनते ही शरीर में इतनी गर्माहट आ गई। एक टोपा फिर मेरे लिए भी बना दो ना माँ। अब हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। मालती फिर से अपनी सिलाइयों को चलाती है और राहुल के लिए भी एक टोपा तैयार कर देती है, पर उसके बाद भी ऊन का गुल्ला उतना का उतना ही रहता है। मालती फिर जगिया और अपने लिए भी टोपा बना देती है, पर फिर भी उस ऊन के गुल्ले का आकार छोटा नहीं होता। कुछ तो जादू है इस ऊन में। मैंने इससे 4 टोपे बना दिए, उसके बाद भी ये ऊन का गुल्ला उतना का उतना ही है। हाँ मालती, तुम सही कहती हो, लगता है ये कोई जादुई ऊन है। जी सही कहते हो आप। अब मैं एक काम करती हूँ, इस ऊन से हमारे लिए कंबल बुनकर देखती हूँ। बस फिर मालती अपनी सिलाइयों को चलाकर एक बड़ा सा गर्म कंबल बुन देती है। कंबल बुनने के बाद भी ऊन का गुल्ला उतने का उतना ही रहता है। ये तो सच में कमाल की ऊन है। अब उस बुढ़ी अम्मा का भला हो जिन्होंने ऐसी कड़कती ठंड में हमारी इतनी मदद की, वरना पता नहीं हमारा क्या हाल हो रहा होता। सही कहती हो मालती, अब इस कंबल को ओढ़कर आज हम सब कितने चैन से सो पाएंगे। बाबूजी, हम अब दोनों बाद में बातें कर लेना, जल्दी से ये कंबल हमको ओढ़ाओ। हम इस नए नरम नरम कंबल में सोना चाहते हैं। हाँ हाँ बच्चों, अभी हम सब इसमें साथ में सोएंगे। उस रात सर्दियों की सबसे ठंडी रात होती है। हर तरफ से टूटी फूटी झोपड़ी में बर्फ गिर रही होती है, पर जगिया और उसका परिवार उस कंबल में सुकून से सो रहा होता है। पूरी रात आराम से गुजरने के बाद जब सब सुबह नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है और तूफान आ रहा है। अरे बाप रे, देखो तो जरा बाहर कितनी बर्फ पड़ रही है। आज आप काम पर नहीं ही जाओ तो अच्छा रहेगा, ऐसी ठंड में बाहर जाना ठीक नहीं। देखो तो कितनी बर्फ पड़ रही है और तूफान आ रहा है। काम पर तो जाना पड़ेगा ना मालती, वरना खाने को कहाँ से आएगा। इतने में राहुल बोल पड़ता है। अरे माँ, अब तो हमारे पास जादुई ऊन है, आप क्यों ना इसी से गरम टोपे और गरम कपड़े बना बना कर सस्ते दामों पर बेचे, इससे बढ़िया काम क्या होगा। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ सच में, मैं एक काम करती हूँ, आज कुछ टोपे और मोजे बना देती हूँ, आप उन्हें बेच देना। हाँ ठीक है मालती। बस फिर मालती जुट जाती है टोपे और मोजे बनाने में। दिन भर लगाकर वो काफी सारे टोपे और मोजे तैयार कर देती है। उसके बाद जगिया बाहर जाकर उनको बेचना शुरू कर देता है।
अरे ठंड में टोपे और मोजे ले लो, एकदम गरम और नरम है। अरे भैया, मुझे जरा 2 जोड़ी मोजे और एक टोपा दे दो, इस ठंड ने तो जान ले रखी है। हाँ बहन, ये लो। कितने रुपए हुए? बस 30 रुपए बहन। अरे वाह, काफी सस्ते में बेच रहे हो। बस बहन, जो कमाई हो जाए। इतने कम दाम सुनकर वहाँ श्याम लाल भी टोपा खरीदने आ जाता है। अरे भैया, ये काम तुमने इस ठंड में सही शुरू किया है। खैर, मुझे एक टोपा दे दो बढ़िया सा। हाँ हाँ बिल्कुल लो। बस फिर कुछ ही देर में जगिया के सारे टोपी और मोजे बिक जाते हैं, जिससे उनके घर का अच्छा खासा राशन आ जाता है। कुछ ही दिन में उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो अपने घर की अच्छे से मरम्मत करवा लेते हैं और अब कहीं से हवा अंदर नहीं आती। उनकी जिंदगी आखिरकार इतनी मुश्किलों से निकलकर खुशियां में बदल जाती है।